हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अगर आपने वीडियो देखा नहीं सबसे पहले वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम कैसे सॉलिबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जो तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी सबसे पहले लिखा होता है वो होता है आपका सॉल्यूट। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ऐसी जो बाद में लिखा रहता है वो असल में किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने एक टर्म यहाँ पे और लिखा है जो है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि सॉलिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आप किसी दिए हुए सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी सॉल्वेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। पर उसके साथ एक कंडीशन फिक्स है। नंबर वन कंडीशन कि आप सॉल्वेंट की अमाउंट डिसाइड करेंगे कि इतने सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है। नंबर टू, आप जो भी डिजॉल्व करेंगे वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, और सॉल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। डिजॉल्व और किस कंडीशन पे, एट नंबर वन कंडीशन कौन सी थी कि आपकी जो सॉल्वेंट की अमाउंट होगी वो हमेशा फिक्स होगी एट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी है कि सॉल्वेंट की अमाउंट हमेशा क्या रखनी है, फिक्स। अब उस वीडियो में जनरली मैंने बताया था कितनी होती है, 100 ग्राम। ठीक है, दूसरा, आप और दूसरी चीज़ क्या फिक्स करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आप टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ कि आप प्रेशर को भी नहीं चेंज करेंगे, यानी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जब तक ये तीन कंडीशन फिक्स नहीं होती आप किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम ये आगे जाके पढ़ेंगे कि जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन जब बनता है, यानी जब हम लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब हम ये आगे पढ़ते हैं। तो देखिए ये समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि असल में यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड जो तुम्हारा सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व कर रहे हैं किस में, लिक्विड में, जो आपका कौन है, सॉल्वेंट। अब ये जो प्रोसेस होती है, देखिए जब भी हम डिजॉल्व करते हैं तो हमने ये देखा कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी कैसी प्रोसेस है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो देखिए जब भी सॉलिड और लिक्विड को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली तो सॉल्यूशन बनना ही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपने जो सॉल्यूट लिया है जो सॉलिड स्टेट में है, मान लो कि आपने नमक ले लिया। ठीक है, और नमक को डिजॉल्व कर रहे हैं किस में, पानी में। यानी जो आपका सॉल्वेंट कौन है, वो है पानी। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि जब भी हम वाटर में नमक को डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले आते हैं, चलिए मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है। ठीक है, ढंग से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर में नमक को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो कि इसमें सबसे पहले आपने क्या मिलाया, पानी मिला लिया। ठीक है, तो ढंग से समझना क्योंकि ये इससे आपको प्रोसेस क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपने ले लिया पानी, अब इसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं क्या, नमक को। तो मान लो कि आपने नमक जो लिया है, अब स्टार्टिंग में नमक जो लिया होगा वो मान लो ये है। ठीक है, ये एक नमक का एक बड़ा सा पीस है, ये मान लो। अभी तक ये नमक क्या है, डिजॉल्व नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो अभी तक ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड और ये वाटर हो गया लिक्विड। अभी तक ये डिजॉल्व नहीं हुआ है तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं अनडिजॉल्व्ड अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक ये पानी में नहीं घुला है। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फिनोमेना होती है। तो ढंग से समझिए कि मान लीजिए कि ये जो नमक का पीस है, ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें नमक के मॉलिक्यूल होंगे, है ना। अब नमक के मॉलिक्यूल तुम्हें पता है कि जैसे ही हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, तभी वो डिजॉल्व होता है। तो मान लो कि यहाँ से एक नमक का मॉलिक्यूल टूट के यहाँ पानी में मिल गया, ये वाला। ठीक है, अब मिल गया, उसके बाद ये क्या हो गया, उसमें डिजॉल्व हो गया।
इसका मतलब जो ये आपका ये जो पीस है ये वाला, इस पीस को हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्यूशन का पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये सॉल्वेंट में घुल चुका है। तो ये जो नहीं घुला है उसे बोलते हैं अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट, और जो पानी में घुल गया उसे बोलते हैं डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। तो ऐसे देखिए बहुत सारे एटम यहाँ से टूटते रहे नमक के और वो पानी में डिजॉल्व होते गए। ठीक है, तो ये जितने भी येलो वाले हैं वो सब क्या है, जो डिजॉल्व्ड सॉल्यूट है। अब ये जो नमक टूट के पानी में मिल रहा है और डिजॉल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिजोल्यूशन प्रोसेस। डिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहली प्रोसेस जो होती है कि जब भी नमक पानी में डिजॉल्व होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन प्रोसेस। अब जरा देखो जो हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन करा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जैसे सॉलिड लिक्विड में मिला तो सॉल्यूशन बना। इसका मतलब जो आपकी ये फॉरवर्ड एरो है या जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसी रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये हो रही है डिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी वहाँ पे, डिजोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्या इसके अलावा यहाँ पे कोई और प्रोसेस हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस सॉल्यूशन में एक तो तुम्हारा पानी है, एक वो मॉलिक्यूल है या वो सॉल्यूट है जो डिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, जो हो चुके हैं। अब क्या होता है कि कुछ देर बाद जो तुम्हारा अनडिजॉल्व सॉल्यूट है, जैसी इस डिजॉल्व सॉल्यूट से टकराता है तो क्या होता है, ये वापस इसमें मिल जाते हैं और अपनी सॉल्यूशन स्टेट को छोड़ के कहाँ मिल जाते हैं, अनडिजॉल्व सॉल्यूट में। तो ये वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सेपरेटिंग आउट, यानी सेपरेट होके वापस अनडिजॉल्व सॉल्यूट में मिल जाना। ठीक है, अब इस प्रोसेस को बोला जाता है कि जब भी ऐसा होगा कि जो तुम्हारा डिजॉल्व सॉल्यूट है वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचो इस प्रोसेस को क्या बोलते होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी वो जो सॉल्यूट था वो उसके क्या बनने लग गए, क्रिस्टल। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखा यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस हो रही है। क्या, एक तो तुम्हारा सॉलिड टूट के डिजॉल्व हो रहा है उसे बोलते हैं डिजोल्यूशन, और दूसरा नमक का मॉलिक्यूल वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इन दो मॉलिक्यूल पे फोकस करो, कौन कौन से, कि जो टूट रहा है और जो वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस हो रही है। देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल नमक के पानी में मिल रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल पानी से वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट पे। तो एक टाइम के बाद एक ऐसा इक्विलिब्रियम आता है कि जिस रेट से जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो पानी में मिल रहा था, उसी सेम रेट से डिजॉल्व सॉल्यूट वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब खुद ही सोचो अगर ये रिएक्शन वापस हो जाती तो इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड वापस सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो नीचे वाली रिएक्शन है बैकवर्ड, ये असल में कौन सी प्रोसेस को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है डिजोल्यूशन और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो है क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको देखो रफली समझाता हूँ। नमक पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो उसे बोलते हैं डिजोल्यूशन, और वापस नमक के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में तो उसे बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी नमक के वहाँ पे क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसेस बता दी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों प्रोसेस सेम रेट से होंगे। इसका मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आके डिजॉल्व हो रहे हैं पानी में, तो सेम पानी से 10 मॉलिक्यूल नमक के वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ना सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आता है तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, यानी एट इक्विलिब्रियम, देखिए क्या क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबसे पहले कि जो आपका रेट ऑफ डिजोल्यूशन है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि जैसे इक्विलिब्रियम आया ये दोनों रेट क्या हो गए, सेम हो गए। अब ये रेट असल में क्या डिसाइड करता है, देखिए अगर डिजोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही थी, ज़रा बताइए। वहाँ पे हो रहा था कि जो जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट गोइंग इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, जितने सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहे थे वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स सेपरेटिंग आउट। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिजोल्यूशन। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ये कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है,
डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए कि दूर से देखने में आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रही, ठीक है। जो नमक पानी में घुल रहा है वो आपको लगेगा कि ये प्रोसेस रुक चुकी है एक टाइम के बाद, पर असल में क्या होता है कि अगर 10 मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं जिस रेट से, तो उसी रेट में क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं। तो देखने में लगेगा कि ये प्रोसेस रुक चुकी है, पर असल में वो एक कांस्टेंट स्पीड से हो रही है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है, ढंग से समझना, देखिए कि अब मान लो आपने क्या करा, अब आपको दिख रहा है कि एक टाइम आने के बाद ये रेट हो गया फिक्स। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए यानी जितना नमक पानी में घुल रहा है उतना ही सेम नमक वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब अब इस अमाउंट से ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूट का कंसनट्रेशन होता है, यानी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वो क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी अब आप इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आप इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन बना है वो कैसा बना है, इसीलिए इस सॉल्यूशन को बोला जाता है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब ज़रा समझो कि मान लो आपने इसके ऊपर से और नमक मिला दिया, एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया फिर और नमक मिला दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए अब ये जो प्रोसेस हो रही है ये तो हो ही रही है, अब जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आएगा वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रेट से हो रही है। अब जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे बॉटम पे जमा हो जाएगा, और फिर उस कंडीशन में वो किस सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट कहाँ होता है, बॉटम पे, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब आपको पता चल गया कि तुम्हारी जो कंसनट्रेशन है सॉल्यूट की वो फिक्स हो गई है, और इसी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या हो चुकी है, फिक्स। और सॉल्युबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बताया था कि जो सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कर सकते हो उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट के अमाउंट या कंसनट्रेशन फिक्स हो गया, इसका मतलब यही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो 3 फैक्टर थे शुरू में सॉल्युबिलिटी के चेंज करने के, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, इसके चेंज करने से सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।